के कार्यक्रम है जिसमें वो सम्मिलित होंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज एक लंबी कार्यक्रमों की छड़ी लगी है और देखिए अब अंदर प्रवेश कर रहे हैं अपने पूजा के लिए। अब क्योंकि यहाँ से प्रणाम करने के बाद जौनपुर के लिए रवाना होगा। दर्शन करेंगे, गुरुओं के दर्शन करेंगे। देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अब प्रचार अभियान के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से वो दर्शन पूजन के लिए गए हैं। जैसे बाहर निकलेंगे देखना होगा कि अपनी बातचीत के दौरान ही वो क्या कुछ कहते हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, पहली बार वो विधानसभा के चुनाव में उतरे हैं। बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बीते 5 साल में जो कुछ काम काज किया है उसी के आधार पर वो प्रचार अभियान के दौरान वोट की अपील भी करते हैं और एक बार फिर से वही करते हुए नजर आएंगे। अमित गंजू के पास चलते हैं जो कि वहीं पर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद बातचीत करने वाले हैं। अमित, क्या जानकारी? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 7:45 बजे के आसपास वो अपने गोरक्षधाम यहाँ पहुँचे थे और लगभग 7 से 8 लोगों से उन्होंने लगभग 2 से सवा 2 घंटे तक मैराथन बैठक की। और उसके बाद ये यहाँ से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ठीक सामने का दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ अंदर की तरफ प्रवेश करके यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद जौनपुर के लिए रवाना होगा। लगभग 11:05 पर एक्सपेक्टेड है कि उनका है। यहाँ देखिए महाराज जी बाहर पूजा करके निकले और सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। महाराज जी बस महाराज जी देखिए प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं, हाथ दिखाते हुए चले गए। यानी कुछ भी मीडिया से उन्होंने बात नहीं की और जबकि आप उनकी प्रसन्न मुद्रा में समझ सकते हैं कि उनका हंसता हुआ चेहरा इस बात का गवाह है कि कहीं ना कहीं वो अपने इस आज के इस फेज और उत्तर प्रदेश में हो रहे इस जो इलेक्शन चले हैं उसकी प्रति उनकी अपनी जीत के प्रति कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि जैसे उन्होंने जब वोट कास्ट किया तभी विक्ट्री दिखाते हुआ है और अब जब उन्होंने पूजा अर्चना की उसके आधार निकले प्रसन्न मुद्रा में निकले। आप देख सकते हैं अपने वाहन बैठे कि यहाँ से अब जौनपुर के लिए रवाना हो रहे क्योंकि जैसे कि हमने पूर्व बताया कि 11:05 के आसपास उनका यहाँ से चौपर है वो जौनपुर और उसके बाद उनकी आज 5 सभाएं हैं और जहां एक और प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे क्योंकि बनारस की अगर बात की जाए तो बनारस में आज पूरा जमावड़ा रहेगा। बनारस में आज नेताओं का जमावड़ा रहेगा जहां एक और प्रधानमंत्री वहीं अमित शाह, अगर बात की जाए जेपी नड्डा, सब लोगों का कितने यहाँ निकल चुके हैं। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी हैं जो जल शक्ति मंत्री हैं। सर से हम बात करना चाहेंगे। सर आप लाइव हैं। सर क्या कहेंगे आज? प्लीज सर, हम सर के साथ आगे चलना चाह रहे हैं। देखिए जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह सर हैं और काफ़ी देर तक सर भी यहाँ मौजूद रहे। सर थोड़ा आगे देखिए अमित, हम 1 मिनट का समय और लेंगे सर से बात। सर आप प्रसन्न मुद्रा में कुछ कहना चाह रहे हैं सर, प्लीज। नहीं, क्या कहना है, निश्चित रूप से इस समय जो मोदी और योगी का जादू चल रहा है उसको मैं भी देख पा रहा हूं और आज जिस तरीके की वोटिंग हो रही है इससे प्रतीत हो रहा है हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने और $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको हम लोग संकल्प को पूरा कर सके और कानून का राज्य स्थापित हो। चतुर्दिक विकास की गाथा जो लिखी जा रही है वो आगे हम लोग बढ़ा सके, यही होगा। सर अब देखिए 6 फेज ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गया, 7th रह गया, अब सारा फोकस पूर्वांचल पे। सर अब विपक्ष एक जगह आज जुटा हुआ है बनारस में, एक्स सीएम भी, तमाम एक चीफ मिनिस्टर भी यहाँ कलकत्ता भी यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर आप? निश्चित रूप से सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, 350 के पार हम जाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर एक आखिरी चीज क्या कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया और घरों पर बैठ के? निश्चित रूप से मतदान सबसे बड़ा दान है, इसलिए सब लोग निकल करके अधिक से अधिक यानी 100% मतदान करें क्योंकि मतदान बहुत बड़ा है, ये पर्व है आज लोकतंत्र का और इसमें हर किसी को वोट करना चाहिए। तो यही मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वो आए और निश्चित रूप से वो सब लोग मतदान। तो देखा आपने हमारे साथ महेंद्र सिंह जी थे जिन्होंने साफ उनका कहना है कि वो अपनी पार्टी की जीत के प्रति वो भी कॉन्फिडेंट, उनका साफ कहना है योगी मोदी द्वारा जो कार्य किए गए उसका उनको विश्वास है। और जहां तक की बात विपक्ष के लगे उन्होंने कहा इन सब बातों का उन्होंने दरकरार करते हुए हंसते हुए आगे निकल गए। उनका कहा कि वो आज भी 300 पार की बात कह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं 6 फेज ऑलमोस्ट वाइंड अप होने जा रहा है, 7th फेज सामने और उनके जो विश्वास है अभी भी कायम है। जी तो अभी मीडिया से बातचीत नहीं की सीएम योगी ने, लेकिन सुबह वोट डालने के बाद वो अपनी बात कह चुके थे, विक्ट्री साइन दिखाया था और पूरा भरोसा जताया था कि अभी तक के जो 5 चरण हुए और आज 6वां चरण हो रहा है, यहां तक बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और जो 7वां चरण होगा वहां से जो नंबर्स हैं वो बहुत आगे निकल जाने वाले हैं। कंचन, इस बात का जिक्र सीएम योगी ने सुबह ही किया। बिल्कुल, और सुबह ही मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि हमने पहले के चरणों में ही जीत हासिल कर ली है, ये तो जीत का छक्का लगाने वाला 6ठा चरण है और इस पर हम 300 के पार जाने वाले हैं और अगले चरण में हम 350 के पार चले जाएंगे। तो ये बीजेपी की एक बार फिर से जीत के लिए
अपने दावा पेश करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुबह की बाइट थी जो हमने दर्शकों को सुना दी। अमित गंजू लौटेंगे हमारे साथ, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मनोज जी भी बने हुए हैं, एक रिएक्शन उनसे जल्दी से ले लेते हैं फिर आपके पास लौटेंगे। मनोज जी, देखिए अब मुख्यमंत्री तो बात नहीं कर पाए, लेकिन सुबह जो उन्होंने जीत के छक्के की बात करी थी उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है कि हमने जीत तो पहले के चरणों में ही तय कर दी है, अब छठा और सातवां चरण तो वोट प्रतिशत और बढ़ाएगा और बंपर जीत दिलाएगा, 350 के पार पहुंचाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी एक बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे बहुत दिल से बहुत पसंद हैं, एक आस्तिक हैं, भगवान के भक्त हैं। भगवान का कोई भी भक्त ये कह ही नहीं सकता है कि ये नतीजा है या यही नतीजा होगा, ये नतीजा आ चुका है। जब नतीजा 10 तारीख को आएगा और भाग्य का निर्धारण भगवान करेंगे, तो जो भगवान फैसला करेंगे वो 10 तारीख को नजर आएगा। वो फैसला भगवान के अलावा कोई दूसरा आदमी कहीं कैसे सकता है कि क्या होगा? कोई भगवान का भक्त ये नहीं कह सकता कि ये हो चुका है या ये हो गया है, जबकि अभी नतीजा सामने नहीं है। ईश्वर पे छोड़िए ना, क्या नतीजा आएगा। ठीक है, ब्रजेश भाटी समाजवादी पार्टी समर्थक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सचिन रावत भी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से। ब्रजेश भाटी जी, लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव जी की तरफ से भी बार बार ये कहा जाता है कि देखिए भैया, जीत तो हम 5वें चरण तक दर्ज कर चुके हैं, अब बस ये देखना है कि हमारी सीटों का आंकड़ा कहां जाकर रुकता है। यही बात बीजेपी भी कह रही है। आज मैं एक अखबार पढ़ रहा था, मनीष सिसोदिया भी कह रहे थे कि यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी तय है। तो किसके दावों में कितना दम है भाई? अमित भाई, मैं आपको बता दूं, मुंगेरी लाल के सपने देखने का सबको आजादी है, कोई भी देख सकता है, मुख्यमंत्री भी कह रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, समाजवादी और गठबंधन जो है पिछले 2 चरणों में ही अपना शतक लगा चुका है और आने वाले 5वें चरण तक हम 250 सीट तक पहुंच गए हैं। मैं इस समय बनारस में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं, पूर्वांचल में जो हमारी पश्चिम से जो आंधी चली थी, पूर्वांचल में आने के बाद सुनामी बन गई है। यहाँ पर अब किसी के लिए कोई बचा नहीं है। बाबा मठ की तरफ जा रहे हैं। बाबा जी को मठ में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने एक जातिवाद इस प्रदेश में फैलाया। इस जातिवाद को यहाँ की जनता ने नकार दिया है और पूर्णतः समाजवादी की सरकार अब पूरे प्रदेश में बन रही है। आप इनकी बातों में ना आए, ये बातें रह गई हैं, इनकी सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है। सर ब्रजेश जी, मेरा एक जो सवाल है उन कैंडिडेट से भी जुड़ा हुआ है जो पहले बीजेपी और बसपा में थे। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा है उनमें। तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी जीत जो आप तय कर रहे हैं, बता रहे हैं, पार्टी जो जीत बता रही है अपनी, वो उन चेहरों के आधार पर बता रही है जो कभी बीजेपी और बसपा में हुआ करते थे? मैं कंचन जी आपको बताऊं, मैं जो है कुशीनगर भी था इससे पहले। यहाँ जिस तरह से बीजेपी हताश और निराश होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर हमला कर रही है, वहां पर आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ियां तोड़ दी गई और उनके लोगों को घायल हुए हैं, उनको चोटें पहुंची गई हैं। इससे साफ साबित हो रहा है। और हम बताएं, हमने जो है जनता ने इनके काम को देखकर, जनता ने इनकी 5 साल की नीतियों को देखकर जनता ने इनको नकारा है। ये जो है प्रत्याशियों के आने या जाने की बात नहीं है। समाजवादी लोग जो है पूरे 5 साल लोगों के बीच में रहे, इनकी वजह से 750 किसानों की शहादत हो गई। जानते होंगे, लोग ऑक्सीजन नहीं मिली, वो लोग जानते होंगे कि उनके बीच में कौन रहा। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं और सचिन रावत जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन जी, कांग्रेस पार्टी है कहाँ? मतलब पश्चिम में तो थोड़ी बहुत मौजूदगी नजर भी आ रही थी, पूरब तक जाते जाते ऐसे लग रहा है कि कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। देखिए अमित जी, आपको देखने की जरूरत है कि जिस तरह श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार जनसभाएं कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के एक कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिज्ञाएं श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने ली थी, उन प्रतिज्ञाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात श्रीमती प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रारूप में सामाजिक परिवर्तन के लिए महिला सशक्तिकरण की जो मुहिम छेड़ी है, मैं समझता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की 7 करोड़ से ज्यादा राहुल गांधी जी कहां पर हैं? इससे उनको लाभान्वित। माफ कीजिए सचिन जी, राहुल गांधी जी नजर नहीं आते हैं, वो कहां? देखिए राहुल गांधी जी अमेठी में उन्होंने प्रचार किया। निश्चित तौर पे आज की बागडोर श्रीमती प्रियंका गांधी जी के हाथ में है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी है और हमारे यहाँ के जितने भी स्टार प्रचारक हो, सचिन पायलट हो या भूपेश बघेल जी हो या और भी जो लोग हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश में कैंप के जरिए, उत्तर प्रदेश में जनसभाओं के जरिए, उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो नीतियां बताई हैं उसको कांग्रेस की मौजूदगी पर मैं मनोज जी से सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले आलोक जी से एक सवाल। आलोक जी, समाजवादी पार्टी 400 का नारा लेकर शुरुआत से चल रही है और वे मानकर चल रही है कि वो आंकड़ा वो छुएगी। और बार बार अखिलेश यादव से सवाल किया जाता है कि सिर्फ एक मजाक भर था या सीरियस, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे। आप लोग भी कह रहे हैं कि 300 लाएंगे। इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में है ही नहीं।
देखिए, ये वाकई मजाक का सवाल है, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे कि हम 2 चरणों में ही बहुमत में आ गए। अरे भाई साहब, 2 चरणों में बहुमत में कहाँ से जाएंगे? 111 सीटों में चुनाव हुआ 2 चरणों पे। आप करें हम बहुमत पर आते हैं। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम 400 सीटें पाएंगे 403 में, और इनके प्रवक्ता कहते हैं कि हम 111 सीट में ही जो है बहुमत पर आ गए, तो ये बड़ा हास्यास्पद है और इनकी एक अज्ञान को दर्शाता है कि इस तरह के लोग क्या प्रदेश का शासन भी कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है पूर्वांचल का वो हिस्से में चुनाव हो रहा है जहाँ पे दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की दुखद मृत्यु होती थी। योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पे इस बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। वहां पर जो है इंसेफ्लाइटिस की मृत्यु दरों पे जो है 95% तक काबू पाया है। एम्स का निर्माण किया है। तमाम वहां पर छोटे अस्पताल जो जिलों में होते थे, गाँव में होते थे, उन अस्पतालों का जो है निर्माण किया है, जिसकी वजह से आज जो है इंसेफ्लाइटिस जैसी जो दशकों से चली आ रही थी बीमारी, उस पर काबू पाया है। इसके साथ हमने जो है वहां पे सड़कों का जाल बिछाया है, बंद पड़ी हुई जो है फर्टिलाइजर फैक्ट्री को चालू किया है, तमाम शुगर मिलों को सुदृढ़ बीजेपी किया है। अपनी 5 साल की उपलब्धियां तो गिना ही रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो आगे बढ़ चढ़ के आने वाले समय में और विकास करने के वादे कर रहा है। और समाजवादी पार्टी तो 2012 का इतिहास बता रही है कि हमने क्या क्या अपने समय में काम किए थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे उन पार्टियों के लिए है जो पहली बार इस बार चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी भी चुनौती दे रही है, AIMI भी चुनौती दे रही है, और ये वो पार्टियां हैं जो किसी का काम बिगाड़ेंगी तो किसी का काम बनाएंगी। इन्हें बीजेपी सीरियसली कंसीडर नहीं कर रही है। पार्टी का जहां तक सवाल है, उन्होंने जिस तरीके से कोरोना महामारी में उत्तर प्रदेश की जनता को ढकेल दिया था, उत्तर प्रदेश के अंदर उनको इलाज की व्यवस्था नहीं होने दी, उनके जो है खाने की व्यवस्था नहीं करी, और उनको उत्तर प्रदेश जनता भी खदेड़ चुकी है। यहाँ पर उनका कोई जनाधार नहीं है। वही AIMIM का भी यहाँ पर कोई जनाधार नहीं है। उनके नेता खाली देश को बांटने की बात करते हैं, एक तबके को संबोधित करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लगातार गरीबों के बीच में है। गरीब का नेता डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री डायरेक्ट जो है जुड़ा हुआ है गरीबों के घरों से। उनके घरों में बिजली कैसे पहुंचे, कैसे उनकी अनाज की व्यवस्था हो, राशन की व्यवस्था हो, कैसे उनका जो है बच्चों की पढ़ाई हो, कैसे उनकी बेटियों की शादी हो, ये सारी व्यवस्थाएं जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर ठीक कर है। रहे लेकिन ये हैं। सब गिनाते तो गिनाते आप राम मंदिर और 80-20 पर चले जाते हैं ना आलोक जी, दिक्कत ये है। मनोज जी, मैं सचिन जी का एक सवाल लेकर आपके पास आऊंगा, उनकी बात से जुड़ा हुआ सवाल लेकर आऊंगा। उनका कहना था कि प्रियंका गांधी जी पूरी ताकत के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। कांग्रेस पार्टी की एक महिला नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो मैंने उनसे पूछा कि लड़कियां क्या वाकई में लड़ पाएंगी क्या 2022 में कांग्रेस के लिए। तो उन्होंने कहा कि अमित जी, लड़ाई 2022 की नहीं है, ये 2024 की लड़ाई की तैयारी है। हम चाहते हैं कि हमारा जो संगठन पूरी तरीके से शुष्क पड़ गया है उसमें जान फूंकी जा सके, इस वजह से हम सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ऐसा कर दें कि वो स्त्रियों और पुरुषों को एक साथ ही प्रेरित करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर जैसे क्रिकेट के अंदर है कि मतलब बॉलर भी अपना रोल अदा करता है, बैट्समैन भी अपना रोल अदा करता है, फील्डर भी अपना रोल अदा करता है, सबका रोल चाहिए होता है। दूसरी चीज़ जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, वो बात मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई कि प्रियंका जी अग्रणी रोल अदा कर रही हैं, ठीक है, लेकिन राहुल जी मतलब नज़र न आए ये रोल तो नहीं होता ना अग्रणी। मतलब बीजेपी के तो सारे सबसे बड़े मतलब प्रधानमंत्री तक वहाँ पे कैंप कर रहे हैं, और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सब टॉप लीडर्स जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं, पसीना बहा रहे हैं। तो ऐसे में मतलब प्रियंका और राहुल को भी उसी स्पिरिट में उनको भी लगे होना चाहिए। हम कहते हैं मान लीजिए 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो 2024 की तैयारी 2022 में कम क्यों हो, ज्यादा क्यों ना हो। सचिन जी, मैं मनोज जी का जवाब देना चाहूंगा कि 2024 की तैयारी की बात जो इन्होंने कहा है कि राहुल जी क्यों नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने अमेठी में जनसभा की, वहां पे प्रचार किया। मैं समझता हूं कि आज जो है कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो लगातार मेहनत कर रहा था अपने संगठन को मजबूत करने में, और जो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के प्रचार थे उनको जन जन तक पहुंचाने में, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की लड़ाई सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की साथ में है। तो निश्चित तौर पे जो अंडर करंट है अमित जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंडर करंट तो ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पाए मनोज जी जो कह रहे थे। मनोज जी कह रहे थे कि लड़के भी तो लड़ सकते हैं ना, सचिन रावत भी तो लड़ सकते हैं, तो फिर उन लड़कों की लड़ाई कौन लड़ेगा? राहुल गांधी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। देखिए नारा दिया है प्रियंका गांधी जी ने, जो महिला स्वाभिमान, महिला सशक्तिकरण के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ सकती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से अपने मुक्ति के लिए लड़ सकती हैं। आज हम लोगों ने उन महिलाओं को टिकट दिया जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने दुष्कर्म किया, उन मां को टिकट दिया जिसकी बेटी को जलाया गया,
उस बहन को टिकट गया जिसकी साड़ी खींची गई। तो हम उस प्रदेश में आज महिला स्वाभिमान की उत्थान के लिए बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आज तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगेगा। और ये आधी आबादी की लड़ाई आज उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में निकल रही है। 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय 8 तारीख को महिला दिवस है और निश्चित तौर पे आप देखिएगा। ठीक है सचिन जी, आपके इस बात से कई सारे सवाल निकल रहे हैं, उनके जवाब आपसे ब्रेक के बाद लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द काम किया है। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर का स्टीयरिंग घूम गया है, गोरखपुर की तरफ हो गया है। वो अखिलेश यादव बुलडोजर का स्टीयरिंग घूम गया है, वो गोरखपुर की तरफ हो गया। जो करहल ना बचा पाए वो बाकी क्या बचाएंगे। जो पिता को ना याद रख पाए वो पिता भी पुत्र का नाम मंच पे आते भूल गए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अखिलेश जी, आपको तो बाहर से लोग लाने पड़ रहे हैं, अपने कहाँ गए। आज शिवपाल यादव भी मंच पे आ रहे हैं। हाँ, चढ़े तो शिवपाल जी बस पे भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दूर की बात थी, बस की कुर्सी भी अखिलेश जी ने उनको नहीं दी। ममता जी का कल घाट पर आरती के लिए जा रही थी, तो वहाँ जगह जगह विरोध हुआ है, काले झंडे दिखाए गए। जो यूपी के लोगों का अपमान करेंगे लोग उनको स्वीकार नहीं करेंगे। वो यूपी के लोगों को गुंडा कहेंगी तो यूपी के लोग इस अपमान का बदला लेंगे। और जो नंदीग्राम के लोग नाराज थे, यहाँ पे भी बाबा काशी विश्वनाथ के यहाँ पर नंदी जी भी उनसे नाराज ही है। तो एक अंतिम सवाल बस ये है कि जिस तरीके से अब आज रैली हो रही है, प्रियंका जी भी रैली कर रही है और प्रियंका जी कबीर मठ में रुकी हैं और यहीं पे प्रवास करेंगी, तो क्या लगता है कांग्रेस का एक बार फिर पूर्वांचल के रास्ते, बनारस के रास्ते उनको जो खोई जमीन है वापस मिल जाएगी? देखिए, बड़े सवाल ये लोग खड़े करते हैं, राम सेतु के ऊपर जवाब नहीं देते हैं। अयोध्या और काशी आते हैं लेकिन रामलला के और भगवान शिव के दर्शन नहीं करते हैं। और यही नहीं, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जब पंजाब जाती हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री अपमान करते हैं और ये खिलखिलाकर हंसती हैं, ताली बजाती हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग इनको स्वीकार कैसे करेंगे। तो आपने सुना हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर थे, जो इस वक्त बनारस में सुबह का नाश्ता यानी कि पूड़ी और सब्जी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सियासी मुद्दों पर भी उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष को घेरा। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने कहा कि उनको बाहर के आदमी अखिलेश यादव को बुलाने पड़ रहे हैं, और शिवपाल यादव पर उन्होंने कहा कि जिन्हें बस की कुर्सी नहीं मिली वो मुख्यमंत्री कुर्सी या मंत्री कुर्सी तो छोड़ ही दें। ममता के लिए उन्होंने यही कहा कि जो नंदीग्राम नहीं बचा पाई वो बनारस में नंदी के, शिव के शहर बनारस में क्या जीत पाएंगी और क्या समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बना पाएंगी। कैमरा से पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो आस्था की नगरी को स्वाद की नगरी के तौर पर भी जाना जाता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की, जो कि सुबह सुबह का नाश्ता देखिए पूरी और आलू की सब्जी खाते हुए कर रहे हैं, और इस बीच खाते खाते भी वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष करना नहीं भूले, लेकिन स्वाद भरपूर लेते रहे अमित। खाते खाते तमाम सवालों के जवाब दे गए। इसे चटोरा शहर कहा जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी यहाँ पर जाता है वो यहाँ की पूरी सब्जी, कचौड़ी, इसका स्वाद ज़रूर लेता है। और चूंकि अनुराग ठाकुर आज यहाँ पर जनसभा के लिए पहुँचे हुए हैं, प्रचार के लिए पहुँचे हुए हैं, लिहाजा उन्होंने भी यहाँ इन तमाम पकवानों का स्वाद चखा है। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं बनारस से, जो कि अनुराग ठाकुर से बातचीत कर रहे थे। उपेंद्र, अगर आपको आवाज़ मिल पा रही है तो बताइए कि अनुराग ठाकुर ने क्या क्या खाया, और जो आपका फेवरेट है मलइयो, उसको खाया कि नहीं खाया, और आगे ये बताइए कि उनका कार्यक्रम क्या है इस दिन पर। बाद उन्होंने जलेबी भी खाई और जलेबा भी खाया। बनारस में बड़ी जलेबी को जलेबा और छोटी को जलेबी, तो दोनों का उन्होंने स्वाद चखा। उसके बाद अब अनुराग ठाकुर जो है, उनकी 3-4 जगह कार्यक्रम है। एक जगह पर उनका जनसंपर्क है, एक जगह उनका सभा है और एक संगठन की मीटिंग है, उस पर वो शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की भी जो टीम है, उनके साथ जो रणनीति को एक बैठक होनी है उसमें भी वो शामिल होंगे। तो तमाम सारे कार्यक्रम, एक सभा भी है उस कैंट में, उसमें भी शामिल होंगे। तो दिन भर उनका चुनावी व्यस्तता का ये कार्यक्रम है और कोशिश यही है किसी तरीके से कि भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जाए। जिस तरीके से कल उन्होंने दर्शन किए थे और उसके बाद अब आज कचौड़ी जलेबी के साथ, और गाड़ी में भी उनके बनारसी नाश्ता रखा था। हालांकि इसकी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि चूंकि बनारस में हो, बनारस का नाश्ता लेके ही चल रहा हूँ,
इसीलिए बनारस के स्वाद के साथ। तो ये तमाम सारी हल्के फुल्के क्षणों के बीच जो सबसे संघर्ष का क्षण भी है वो भी कि 7वें चरण पे बनारस में मतदान होना है और बनारस से पूरा पूर्वांचल सेंटर बिंदु है, तो पूरा पूर्वांचल देखना है। तो सारे नेता जो है, पूरी बीजेपी की कैबिनेट जो है, गृह मंत्री अमित शाह सभी यही है और यहीं से पूरे पूर्वांचल के अलग अलग जिलों पे मीटिंग करने। उमेश, देखिए सुबह सुबह का ये नाश्ता करते हुए अनुराग ठाकुर तस्वीरों में कैद हुए हैं। हमारे सहयोगी ने इनसे बात भी की, खाते खाते सवालों के जवाब भी दिए उन्होंने। चलिए अब जल्दी से अपने दर्शकों को बताते हैं इस वक्त का वोट प्रतिशत। देखिए काफी समय बीत चुका है वोट होते हुए, 11 बजे तक का हम आपको वोट प्रतिशत बता रहे हैं, जो कि 8% था 2 घंटे का, और अब ये आंकड़ा 22 को क्रॉस कर चुका है, 25 भी पहुंच गया है। कुशीनगर में अब तक का वोट प्रतिशत अगर देखें तो 25% हुआ है। गोरखपुर में 11 बजे तक 22% वोट डाले जा चुके हैं। अंबेडकर नगर में अभी तक 23% का यह आंकड़ा पहुंच चुका है। और कुशीनगर में अब तक का बताएं 11 बजे तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत दर्ज किया गया है 25% का। तो दिन चढ़ने के साथ साथ वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। कुशीनगर में 25% मतदान अब तक हो चुका है, गोरखपुर में 22% मतदान अब तक हो चुका है। अंबेडकर नगर की बात करें तो वहां पर 23% मतदान हो चुका है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगा और शाम होते होते जो उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा वोटिंग होगी, वो परसेंटेज देखने को मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। कुछ और रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ और तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। उत्तरकाशी में 7 दिवसीय विकास मेले का समापन। रेणुका मंदिर में की गई पूजा अर्चना, विश्व शांति की गई कामना। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों को लेकर राधा रतूड़ी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस। रतूड़ी ने जिला अधिकारियों को यूक्रेन में उत्तराखंड के फंसे बच्चों के परिजनों को संपर्क करने के दिए निर्देश। पौड़ी में पीजी में रह रहे डॉक्टर्स और मकान मालिक के बीच मारपीट, डॉक्टर्स ने शराब पीकर किया हंगामा। चौपता में हुई जमकर बर्फबारी, देश भर से पर्यटक आनंद लेने पहुंचे। जोशीमठ में हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक हाईवे बंद, ग्लेशियर टूटने के चलते हाईवे को बंद करना पड़ा। देश में कोरोना केसों में कमी, 24 घंटे में कोरोना के 7,554 नए केस आए सामने। 24 घंटे में कोरोना के 223 मरीजों ने की मौत, अब तक करीब 5,14,245 की मौत। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की कल अहम बैठक, कोरोना को लेकर हो सकती है चर्चा। फतेहपुर में तालाब में डूबने से एक वृद्धा की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड किया जाम, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। टिहरी के ओडेश्वर महादेव मंदिर में युवक की हुई मौत, डोली नचाने के दौरान गिरा जमीन पर, डॉक्टरों ने मृत किया घोषित। हरदोई में गुटखा कारोबारी के घर आईटी का छापा, कारोबारी के घर, गोदाम, फैक्ट्री, मैरिज हॉल सहित 10 से ज्यादा जगहों पर की छापेमारी। बांदा में युवक का शव मिलने से हड़कंप, दोस्त से मिलने के लिए निकला था युवक। हरदोई के प्राथमिक स्कूल में निकला 10 फीट का अजगर, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। मऊ में बच्चे में लगी प्लास्टिक के बुलडोजर खरीदने की होड़, दुकानों में बड़ी डिमांड, सीएम योगी के भाषण से बच्चों में उत्साह। बाबा के धाम में कपाट खुलने की तारीख तय, 6 मई की सुबह 6:25 पर खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। ओमकारेश्वर मंदिर से हुआ तिथि का ऐलान। देहरादून में न्यूज 18 का बड़ा खुलासा, यूज किए गए कुल्हड़ में चाय और लस्सी पिलाने वाले रेस्टोरेंट का पर्दाफाश, एफडीए की टीम ने की छापेमारी। उत्तरकाशी के रोमानिया पहुंचे आशीष नौटियाल, यूक्रेन में कई दिन से फंसे थे आशीष, भारत सरकार का जताया आभार। गाजीपुर में पीएम मोदी की जनसभा, विपक्ष पर किया जमकर प्रहार। पीएम मोदी ने कहा यह चुनाव घोर परिवारवादी और घंघोर राष्ट्रवादियों के बीच योगी सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ। पीएम मोदी बोले पहले गुंडे और माफिया का था बोलबाला, दंगों के दौरान खुली जीप में घूमने वाले आज घुटनों पर। सोनभद्र में पीएम मोदी का संबोधन, बीजेपी की बड़ी जीत का किया दावा, विपक्ष पर समाज को बांटने का लगाया आरोप। विपक्ष पर पीएम मोदी का प्रहार, तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप, कहा विकास के लिए वोट कर रही जनता। पीएम मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कही बात, कहा विपक्ष ने मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया।
चंदौली के सैयद राजा से अमित शाह का संबोधन, कहा 5 चरणों के चुनाव में सपा बसपा का सूखा। तो उत्तर प्रदेश में छठवें चरण का मतदान जारी है। बीते 4.5 घंटे में कहां पर कितने फीसदी मतदान हुआ है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। गोरखपुर में 11 बजे तक 22% मतदान हो चुका है। अंबेडकर नगर में अब तक 23% वोटिंग हो चुकी है। कुशीनगर की बात करें तो यहां पर तकरीबन 25% के आसपास मतदान हुआ है। महाराजगंज में अब तक 21% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। 9 बजे के मुकाबले 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज आगे जारी किया जाएगा, वैसे वैसे ये प्रतिशत भी बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, वोट प्रतिशत जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अब अपना ट्रैक्टर चला के बताते हैं कि कहां पर कितना वोट प्रतिशत हो चुका है। आप जानेंगे कि जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे 2 घंटे का जो वोट प्रतिशत था वो सिर्फ 8% का था, लेकिन अब 11 बजे तक की वोटिंग की बात करें तो ये काफी आगे बढ़ चुकी है। हम गोरखपुर की बात करें, महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पर 22% वोट डाले जा चुके हैं। अब आपको बता रहे हैं इस समय हम कुशीनगर का हाल, 25% की वोटिंग कुशीनगर में हो चुकी है। बलरामपुर में भी 22% का मतदान हो चुका है। लगभग 25 के पास ये आंकड़ा पहुंच चुका है और ये बस्ती की तस्वीर 25% की वोटिंग के साथ। 2 से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 25% के आसपास मतदान हो चुका है, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर 20 से 21% मतदान हुआ है। संत कबीर नगर में भी आप देखिए 21% वोटिंग हुई है। अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर 23% मतदान हो चुका है। और कुशीनगर में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा 25% के आसपास मतदान यहाँ पर हुआ है। और बलरामपुर में आप देखिए गोरखपुर की तरह यहाँ पर भी 22% ही मतदान अब तक हुआ है। उम्मीद कर रहे हैं कि आगे और बढ़ेगा। बस्ती का एक बार फिर से देख लीजिए, 25% मतदान यहाँ पर भी हो चुका है। तो देखिए, ये पूर्वांचल की 57 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है इसमें घमासान लगातार जारी है। कहीं कहीं पर त्रिकोणीय, कहीं कहीं पर चतुर्कोणीय मुकाबला चल रहा है। आप लगातार ये ट्रैक्टर जो चलता देख रहे हैं इसमें वोट प्रतिशत का हाल जान रहे हैं। और इस समय ये हम 11 बजे तक का आपको वोट प्रतिशत बता रहे हैं, जिसमें कुशीनगर में सबसे ज्यादा 25% की वोटिंग हुई है। 25 का आंकड़ा कुशीनगर में छुआ, 22% की वोटिंग बलरामपुर में हुई है। और आखिर में आपको बता रहे हैं बस्ती में 25% का वोट बस्ती में भी पड़ चुका है। अब आपको दिखाते हैं हम तस्वीरें। ये तस्वीरें देखिए और आज का पूरा वोटिंग का घटनाक्रम समझिए। ये कई तस्वीरें आपके सामने हैं और इनमें देखिए लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। गोरखपुर में वोट देने के बाद देवरिया में, बलरामपुर में, अंबेडकर नगर में, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती और बलिया, ये है वो जिले जहां पर इस समय मतदान चल रहा है। और वोट प्रतिशत भी आप इन लोगों की भारी भरकम भीड़ से ही समझ सकते हैं कि इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और जिन 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है वहां से कुछ वीआईपी चेहरे भी सामने आए हैं वोट करते हुए। आप वो भी देख लीजिए। सूर्य प्रताप शाही देवरिया में वोट करते हुए नजर आए। सिद्धार्थनगर में जगदम्बिका पाल को वोट करते हुए सबने देखा। ओम प्रकाश राजभर ने भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है बलिया में। गोरखपुर से संजय निषाद को आप देख सकते हैं। देवरिया से तस्वीर सामने आई ब्रह्माशंकर त्रिपाठी की। नारद राय भी वोट करते हुए नजर आए हैं बलिया से। ये वीआईपी चेहरे हैं जो कि आज मतदान करते हुए नजर आए। तो आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अमित कई वीआईपी चेहरे जो हैं कैमरे में कैद हुए हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा चेहरा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तस्वीरों में आया था। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने वोट डाला। लेकिन अब कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए यहाँ पर आनंद स्वरूप शुक्ला की तस्वीर आप देख सकते हैं। सिद्धार्थनगर से आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ये वो बड़े चेहरे वीवीआईपी सीट सतीश द्विवेदी जिन्होंने वोट डालने के बाद वोट कास्ट किया। और आइए समय हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित गंजू के पास सबसे पहले चलते हैं, उनसे एक अपडेट ले लेते हैं जल्दी से। अमित गंजू, वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ चुका है, 25 के करीब 25% वोट प्रतिशत का आंकड़ा हो चुका है। तेजी से लोग अपने घरों से बाहर अब निकल रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए, लोगों से ही बात करिए। आपके आसपास काफी लोग दिख रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सुबह अगर 9 o'clock की बात की जाए तो इतना सेटिस्फैक्ट्री 9 o'clock में सेटिस्फैक्ट्री था, मगर 11 बजे के बाद आज अचानक 3.5 गुने तक ये लगभग बढ़ चुका है और लोग अपनी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम देखिए ये जागरूक वोटर हमारे साथ हैं। सर इधर आइए। वोट कास्ट किया सर आपने अभी कि नहीं? किया सर। क्या लग रहा है आपके, क्या बात जहन में चल रही थी अब वोट कास्ट करने के, क्या बात दिमाग में आपके थी? सर हम ये सोच के किए हैं कि जो हमारे यहाँ गोरखपुर का विकास हुआ है इसमें बाबा जी काफ़ी विकास किए हुए हैं और हमने रोजगार और शिक्षा के ऊपर इसी के ऊपर ध्यान में रखते हुए वोट किया है। रोजगार और शिक्षा को ध्यान। सर आप आगे आइए। सर क्या बात जहन में थी? आप यूथ का क्या इश्यूज थे जिसको लेकर आपने यहाँ वोट कास्ट किया? सर जी योगी आदित्यनाथ जी यहाँ गोरखपुर का काफ़ी विकास किए हैं
विकास के मुद्दे पर आपने पॉडकास्ट किया। सर आपने विकास के मुद्दे पे ही जैसे काफी विकास किया है और गुंडागर्दी भी खत्म हुई, काफी मात्रा गुंडागर्दी भी खत्म हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर और विकास पे सर आप बताइए। जैसे लॉ एंड ऑर्डर और विकास पे, और जैसे राशन वगैरह ऐसे कोरोना के जैसे कोरोना हुआ था उसमें बहुत लोग बेरोजगार हो गए थे, साधन राशन की कमी हो गई थी, तो उस तरीके से गरीब लोग को राशन देके कोरोना में सर आप बताइए युवाओं के क्या नौकरी रोजगार का इशू था आपके जहन में? हाँ, बेरोजगारी रही है अभी तक। हाँ। और अब थोड़ा सा सुधार हो रहा है। थोड़ा सा सुधार हो रहा है। सर आप इधर आइए, आपने बड़ा टीका वीका लगाया, पूजा वूजा कर ली कि नहीं? हाँ जी, पूजा कर ली। कुछ हंसने कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या कहेंगे सर आप? कुछ नहीं, बाबा की जय हो, बस यही। बाबा की जय हो। चलिए घर वाले सब वोट डाले कि नहीं? सब वोट डाल दिए। देखिए अरे ये जरूरी पूछा हमने आपसे। चलिए देखिए इन्होंने कहा इन्होंने अपना वोट कास्ट किया अपनी फैमिली के साथ भी, और उसके बाद ये मंदिर दर्शन करने आए। मैंने पहले मतदान फिर प्रभु के दर्शन करने ये लोग सब आए, ये जितने यूथ हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। सर आप इधर आइए, आपने वोट कास्ट कर दिया ना? ठीक है अमित, जय किसी की भी हो, लेकिन मतदान करना जरूरी है और लोग मतदान कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक बार अलाउद्दीन के पास चलते हैं, सिद्धार्थ नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन इटावा से चले थे, इटवा तक पहुंच गए, माहौल और मूड में कोई परिवर्तन है या सब कुछ वैसे ही नजर आ रहा है? वोटिंग परसेंटेज क्या है? देखिए टेम्परेचर बढ़ा है। सुबह के वक्त हालांकि ठंड का एहसास था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वोटर्स के जो है इंटरेस्ट में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। मैं दाएं साइड अब आप देखेंगे कि लोग में अभी वही जोश खरोश है, क्योंकि जो है खुली धूप में भी वोटर्स अभी खड़े हुए हैं, अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था आपको, क्योंकि ये नेपाल से लगा हुआ क्योंकि इलाका है, तो कंपैरिजन में दूसरे जिलों के थोड़ा सा डेवलपमेंट यहाँ पर कम हुआ है। और आमतौर से भारत सरकार की भी लिस्ट में और दूसरे राज्य सरकार की लिस्ट में एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में आता है कि जो पिछड़े हुए कुछ जिले हैं, लेकिन लोगों के वोट कास्ट करने में कोई कमी और जोश में कमी नहीं दिखाई दे रही थी। जयप्रताप सिंह जो कि इस विधानसभा से विधायक है, लगातार विधायक रहे हैं, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री आबकारी मंत्री भी रहे हैं, तो उनका विधानसभा है। इससे पहले माधव प्रसाद पांडे के क्षेत्र में थे इटवा में, वहां पर भी वोट कास्ट चल रहा था, वहां पर सतीश द्विवेदी बीजेपी से उनके अगेंस्ट में। तो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 जगहों पे वोट जो है लगातार लोग अपना मतदान कर रहे हैं। जो सबसे खास बात है कि लोग लगातार यहाँ पर बातचीत में विकास की, क्योंकि थोड़ा सा आउटर क्षेत्र है तो इन तमाम चीज़ों की मांग कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि जो वोट का फीसद है यहाँ का 58-60 शाम तक ये इलाका छू लेगा। ठीक है अलाउद्दीन, लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ पार्टियों से मेहमान भी मौजूद हैं। एक वोट परसेंट जो बढ़ा है उस पर रिएक्शन हम मनोज जी से ले लेते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मनोज जी देखिए, सुबह 8 बजे तक ये वोट परसेंट बहुत कम था, 8% था, और 11 बजे एकदम से बूम ले लिया, 25% तक काफी जगह पर वोटिंग हो चुकी है, यानी कि शाम होते होते ये आंकड़ा और तेजी से ही आगे बढ़ने वाला है। मतलब ये एक संभावना है कि जितना एक बिल्कुल ही मतलब बॉइलिंग हॉट कैंपेन बीजेपी कर रही है पूर्वांचल में, उसका नतीजा ये हो सकता है कि वोट परसेंटेज उस कारण से बढ़ा हो। और प्रधानमंत्री भी बार बार अपील कर रहे हैं कि आप लोग घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए और अपने पड़ोसियों को भी निकालिए और वोट डलवाइए। तो हो सकता है कि इसका प्रभाव पड़ा हो और उसकी वजह से वोट परसेंटेज बढ़ी हो। और ये हो सकता है कि शाम 6 बजे तक वोट परसेंटेज वाकई में पिछली बार के मुकाबले और ज़्यादा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर होगी। जल्दी से संक्षेप में एक बात और बताइएगा मनोज जी कि क्या अब रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद पूर्वांचल में जिस तरीके से अब वोटिंग हो रही है, राष्ट्रवाद वाली जो बात है, जो विचार है, क्या उसको और बल मिला है क्या उसके बाद? देखिए अब मतलब रशिया यूक्रेन वाले विषय को तो बहुत ही इनडायरेक्टली हम लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। राष्ट्रवाद का विषय तो बीजेपी के हाथ में इलेक्शन से पहले भी था। अगर वो चाहते हिंदुत्व का विषय, राष्ट्रवाद का विषय अगर वो चाहते तो वो बहुत अच्छी तरह से उठा सकते थे। जो तीसरे चरण में आतंकवाद का मुद्दा लेके आए, वो तीसरे चरण में ना लाके अगर पहले चरण से पहले ही ले आए होते तो 7 चरण मिल जाते ना उस विषय को। और उसको भी अगर और प्रभावी ढंग से, मतलब कैराना के विषय में अगर मान लीजिए ये कह दिया गया होता, कैराना के समय अगर ये कह दिया, मतलब अमित शाह ने शुरुआत तो कैराना से की थी ना। लेकिन ये बड़ी बात है मनोज जी की, देखिए इस मुद्दे पर राजनीति नहीं हुई, लेकिन विपक्ष ने यहाँ पर बीजेपी को नहीं छोड़ा और जो बच्चे वहां से लाए जा रहे हैं उस पर लेकर विपक्ष समाजवादी पार्टी ने निशाना भी साधा है बीजेपी पार्टी पर। मेरा सवाल सचिन जी से, कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। सचिन जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। आप कह रहे थे कि आपका जो मुकाबला है वो सीधे तौर पर बीजेपी से है और आप किसी को नहीं देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है, दूर दूर तक कांग्रेस का ना कोई मुद्दा है और ना लोगों का उनसे कोई सरोकार है।
देखिए आस्था जी, पिछले 3 दशकों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया। जिस तरह से आपने भी देखा कि आलोक अवस्थी जी ने बड़ी बड़ी बातें की, अभी भी मनीष जी ने भी कहा आतंकवाद की बात और झूठे राष्ट्रवाद की बात। मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं किया? क्या आज उसको गिनवाने की बात करनी चाहिए थी? लेकिन उस पर प्रधानमंत्री भी नहीं बोलेंगे, ना मुख्यमंत्री जी भी बोलेंगे, क्योंकि आतंकवाद और ये झूठा राष्ट्रवाद ला करके सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की सियासत को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश की कि यहाँ पर कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिख रही है उत्तर प्रदेश की जमीन पर। अगर आपकी पार्टी से प्रियंका गांधी चुनाव में आके प्रचार कर भी रही हैं तो ना वहां पर बहुत बड़ी भीड़ दिखती है, ना उनके रोड शो में समर्थक दिखते हैं। ये तो कैमरा झूठ नहीं बोलेगा ना सर। की जनता जो लगातार प्रियंका गांधी जी की स्वीकार्यता देख रहा है और जनमानस में यह स्वीकार्यता है, और जिस तरह से आज हमारे कैंडिडेट 400 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, इससे स्पष्ट तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में एक अंडर करंट है, और निश्चित तौर पे वो अंडर करंट उन जनता तक जरूर गया है। जिस तरह से आज के प्रारूप में जो महिला सशक्तिकरण की पहली बार हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन में महिला सशक्तिकरण की बात किसी पार्टी ने की है, वो बात कांग्रेस पार्टी ने की है। वो अंडर करंट संगठन में करंट दौड़ा पाए, बहुत जरूरी है। आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पर। आलोक जी आप जवाब दीजिएगा सचिन जी को, लेकिन उससे मेरा एक और सवाल है इससे इतर। सवाल ये है कि आरपीएन सिंह को बीजेपी में लाकर आपको लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से जो डैमेज हुआ था आपने उसका कंट्रोल कर लिया, और आपको लग रहा है कि ओपी राजभर के जाने से जो नुकसान हुआ था संजय निषाद उसकी भरपाई कर पाएंगे? बहुत संक्षेप में इस सवाल का जवाब। देखिए, राहुल गांधी जी का जहाज बिल्कुल डूब गया। उनके जो साथी थे, युवा साथी थे, आज चर्चा करते सब छोड़ छोड़ चले गए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो, चाहे जितेंद्र प्रसाद रहे हो, चाहे आरपीएन सिंह जी रहे हो। तो ये एक तरीके से एक परिवार जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, जैसे प्रियंका वाड्रा ने भी कहा था कि आतंकवाद तो कुछ होता ही नहीं है। ये एक बहुत शर्मनाक बयान था, जिसमें कि हमारे हजारों सुरक्षा कर्मियों को आतंकवाद ने अपने भरी ले लिया हो, स्वयं प्रधानमंत्री को ले ली हो, उस आतंकवाद को ना लेना, झूठा करार देना, राष्ट्रवाद, ये बहुत शर्मनाक बयान काम कर रहे हैं। वोटिंग के दिन भी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि चलिए एक रिएक्शन ब्रजेश जी से ले लेते हैं, समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ मौजूद है मेहमान। सर एक रिएक्शन ले लेते हैं। ब्रजेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो सवाल दोनों पार्टियों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से, आप कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं उनके मुकाबले में। क्या लग रहा है आपने तो पिछली बार उनका साथ दिया, आप उनको अपने साथ लेके आए, और इस बार उन्होंने आपको दरकिनार कर दिया, कोई मुकाबला ही नहीं है आपसे? बता दूं, दरकिनार तो कोई किसी को नहीं करता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। कांग्रेस तो 5 सीटों पे सिमट रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का तो कोई दायित्व बचा नहीं है, क्योंकि इनकी चीजें खत्म हो चुकी हैं। और जिस तरह से बाबा जो अपने कार्यकाल में कार्यों को नहीं गिनवा रहे हैं, अब बाबा बुलडोजर दिखा रहे हैं, और ये बुलडोजर उल्टा इनके गोरखपुर की तरफ चल चुका है। इनके पास कुछ बचा नहीं है। अभी यहाँ एक दूसरे पर आप लोग तीखे हमले कर रहे हैं ब्रजेश जी, यहाँ एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कांग्रेस ने आपको वॉकओवर दे दिया और आपने कांग्रेस पार्टी को वॉकओवर दे दिया। और अमित जी बुलडोजर की बात कर रहे हैं, पिछली बार तो सारी पार्टी गठबंधन लेकर आए थे, 700 किसानों की शहादत दे दी, इनके पास कुछ बचा नहीं है। ठीक है, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर वाकई में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं और यहां पर इतने तीखे हमले कर रहे हैं, तो बहुत सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए वॉकओवर क्यों दे दिया। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी। हम इन तमाम जिलों से हमारे जो रिपोर्टर 57 सीटों पर मौजूद हैं वो पल पल की आपको दिखा रहे हैं, और हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। आलोक जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, मनोज जी हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो से मौजूद ही हैं। उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है सर, लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और लेकिन पिछली जितने भी चरण निकले हैं उनमें अगर वोट प्रतिशत की पिछली बार से तुलना करें तो वहां पर पिछली बार की तुलना में वोट प्रतिशत कम दर्ज किया गया है। आज के चरण से आपकी कितनी उम्मीदें हैं? क्या ये पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ देगा, जिस तरह से अब तक 25% की वोटिंग हो चुकी है 11 बजे तक? आपका सवाल मुझसे? हाँ जी मनोज जी आपसे। देखिए, अब ये तो खैर मैं नहीं कह सकता कि अगर मान लीजिए वोट परसेंटेज बढ़ गया, इस दौरान बढ़ गया, दिन में तो बढ़ गया, मतलब वो तो संभावना है। हालांकि गोरखपुर से तो मैंने सुना कई लोग घूमने के लिए नेपाल भी चले गए, तो
वोट परसेंटेज तो देखिए शाम को 6 बजे के बाद ही पता लगेगा। आप ही तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपील कर रहे हैं ये उसी का नतीजा है, तो मेरा सवाल उसी से जुड़ा था। नहीं देखिए, अब क्या है कि मतलब अगर वोट परसेंटेज बढ़ रहा है जी, अगर बढ़ रहा है तो मतलब कोई तो कारण होगा। तो ये जो अपील की जा रही है बड़ी बड़ी मतलब फर्वेंट अपील है, उसी का असर हो सकता है। अगर बढ़ रहा है तो, अगर नहीं बढ़ रहा है तो फिर तो पुरानी वाली स्थिति है ना। बढ़ना चाहिए, मैं कह रहा हूँ किसी की भी तरफ जाए लेकिन लोग अपने घरों से बाहर निकलें, वोट करें, बहुत जरूरी है। वरना 5 साल तक ये कहने के अलावा कुछ हाथ में बचता नहीं है कि मेरा विधायक मेरी सुन नहीं रहा है, फिर मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो ये शिकायत करने से पहले जरूरी है कि आप अपने मनपसंद का विधायक चुनिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।